हिंदी के हमारे जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों से जो एडवांस क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन अपने उठा लिए गए हैं। लास्ट तक अपना प्रैक्टिस सेट करना, नंबर काउंट करना कितने नंबर बनते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट होने वाला अपना एडवांस लेवल का है। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? कबूतर शब्द के लिए कुमाऊनी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कुमाऊनी भाषा में कबूतर को क्या बोला जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुगु दिया गया है। गुगु किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं हम कुमाऊनी भाषा में उल्लू को। उल्लू को क्या बोलते हैं? गुगु। उसके बाद नेक्स्ट कबूतर को क्या बोलते हैं? तो मलिया बोला जाता है कबूतर को, ये आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं? कबूतर। सस किसे बोला जाता है कुमाऊनी भाषा में? तो सस बोला जाता है खरगोश को। क्लियर है? जबकि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया खेचर, ये तो गधे का पर्यायवाची भी होता है। तो चारों शब्द हमारे इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन एक माँ का पर्यायवाची पूछा गया था। तो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के जितने भी शब्द हैं इसी तरह से अपना सबको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। हमारा क्वेश्चन पूछा गया महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था? महादेवी वर्मा से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किस व्यक्ति द्वारा बोला गया है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं आज सबको अपना समाप्त कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे हिंदी साहित्य भी अपनी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारे 23-24 कवि हैं हर एक अपने प्रैक्टिस सेट में एक कवि से क्वेश्चन पूछेंगे और जो कवि होगा उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ सोल्व करेंगे। तो देख लेते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। देखो क्या क्या चीजें हैं जो क्वेश्चन आज तक बने हैं। पूछा जाए जन्म तो 1907 उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में। मृत्यु पूछी जाए तो 1987 इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, तो ये याद रखना 7 से 7 तक का इनका सफर है, क्योंकि जन्म और मृत्यु हमारे एग्जामों में पूछी जाती है। कुछ पुरस्कार इनके जो बहुत महत्वपूर्ण है, 1942 में इन्हें द्विवेदी पुरस्कार दिया गया, 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1977 में इन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट 1943 में भारत भारती पुरस्कार, 1988 पद्म भूषण पुरस्कार, 1989 में इन्हें हिंदी साहित्य फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट महादेवी वर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो हिंदी साहित्य का हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इन्हें किस रचना के लिए दिया गया था? यामा रचना के लिए दिया गया था। और हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महादेवी वर्मा प्रथम कवित्री बनी थी। क्लियर है? याद रखना किस रचना के लिए? यामा के लिए। इनके द्वारा यामा कब लिखी गई थी? तो बताना 1936 में महादेवी वर्मा ने यामा लिखी थी, जबकि पुरस्कार दिया गया है 82 में। दोनों सन पूछे जाते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा यामा कब लिखी गई है, तो बताना 36 और पुरस्कार कब मिला है? 1982। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। हमारे एग्जाम में इनकी रचना का क्रम भी पूछा गया है, आपको याद रखना। इनकी पहली रचना पूछी जाती है निहार, दूसरी रश्मि, उसके बाद निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा। क्रम है, याद रखना। यामा इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है 1936, प्रथम आयाम, अग्निरेखा और सप्तपर्णा क्या है इनकी? महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पूरा अपना 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा महादेवी वर्मा के बारे में। याद रखना इनकी कविता पूछी जाती है मधुर मधुर मेरे दीप जले, इनकी प्रमुख कविता है। बाल कविताएं भी हैं, जैसे ठाकुर जी भोले हैं आज खरीदेंगे हम ज्वाला। इनका रेखा चित्र पूछे जाते हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, भक्तिन, पथ के साथी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, मेरा परिवार, नीलकंठ, उसके बाद इश्मारिका। कुछ निबंध इनके जैसे श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक, संकल्पिता, साहित्यकार की आस्था, ये इनके कुछ निबंध हैं। कुछ ललित निबंध भी है, जैसे चिंतन के क्षण और संधनी क्षणदा। कहानी इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, गिल्लू। गीत जाग तुझको दूर जाना है, सब आंखों के आंसू उजले। स्मरण रहा इनका, जो इनका संस्मरण है, मेरे बचपन के दिन। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इनके तथ्य जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ में एक है और एकमात्र महिला है।
तो ये पूछा जाता है छायावाद के स्तंभों में एकमात्र महिला तो महादेवी वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट, चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन इन्हीं के द्वारा किया गया है और इन्हें क्या बोला जाता है, आधुनिक युग की मीरा। ये आपको सभी को पता होगा, लेकिन मेन जो क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारा और एग्जाम में आया हुआ है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। 1952 में यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत की जा चुकी है और निहार इनकी प्रथम काव्य संग्रह है। क्लियर? तो ये सारी जानकारी किसके बारे में थी, महादेवी वर्मा के बारे में। इसी तरह से हम अपने जो हमारे हिंदी साहित्य के कवि होंगे, हर प्रैक्टिस सेट में एक कवि या दो कवि अपने उठाएंगे और बहुत जल्दी इन्हें समाप्त कर लेंगे। क्लियर है? जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने क्या कर संबोधित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिकों से अपने क्वेश्चन उठाए गए और सब अच्छे क्वेश्चन, बेसिक या बच्चों वाले कोई क्वेश्चन नहीं। देखो क्या दिया गया है, आपस में वार्ता करने के लिए अधिकारी किस पत्र का प्रयोग करते हैं? बताइए। जो बड़े अधिकारी होते हैं जब आपस में वार्ता करते हैं तो किस पत्र का सहारा लेते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा अर्ध सरकारी पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक, तो आपस में वार्ता करने के लिए अधिकारी अर्ध सरकारी पत्र का सहारा लेते हैं, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा होती है वो गोपनीय रखी जाती है। सही है, इसलिए जो अधिकारी होते हैं अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रारूप देना अनिवार्य नहीं है? यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पत्र में प्रारूप देना अनिवार्य नहीं है। तो आपको याद रखना है जो हमारा अनुस्मारक पत्र होता है इसमें प्रारूप देना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि यह पत्र तो याद दिलाने के लिए आता है। किस लिए आता है? याद दिलाने के। जिस तरह से एक पत्र भेजा गया था आपके पास और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया है, तो उसके बाद जो दोबारा पत्र आएगा वो आपका अनुस्मारक पत्र कहलाता है। तो ये होता है रिमाइंडर पत्र भी कहते हैं, और याद दिलाने के लिए आता है कौन सा पत्र? अनुस्मारक पत्र। ठीक, जो अनुस्मारक पत्र होती है इसकी भाषा पूछी जाती है, तो इसकी भाषा होती है कठोर। ठीक, कठोरता से इसका प्रयोग किया जाता है कि आपके पास जो पहला पत्र आया था अभी तक उसका कोई आंसर नहीं आया, तब उसे भेजा जाता है अनुस्मारक पत्र। इसके बारे में अन्य जानकारी जो आपको याद रखनी है, ये ऐसा पत्र होता है जो हमारा सबसे छोटा पत्र होता है। ठीक, हमारे सभी पत्रों में सबसे छोटा पत्र तो क्या है, अनुस्मारक पत्र होता है। तो पत्रकारिता से भी क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होने वाले, आप देखते चलो, कुछ ऐसा नहीं होगा कि हिंदी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर चला जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, और क्या पूछा है, संयुक्त स्वर जो दिया गया है ए किन स्वरों के मेल से मिलकर बना है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त स्वर ए, पहले तो आपको याद रखना है कि जो हमारे स्वर होते हैं इन्हें हम संस्कृत में अच के नाम से जानते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन है संयुक्त स्वर ए किन स्वरों के मेल से बना है? पहले तो आपको यह याद रखना है कि हमारे संयुक्त स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। और संयुक्त स्वर होते क्या है तो बताना, ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं। दो स्वरों के मेल से बने हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन सी है? जो पहला पूछा गया ए, उसके बाद ए, ओ और औ, ये हमारे चारों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जो इनका मिलना होता है, किससे मिलकर बने। तो ए जो है हमारा ए प्लस ई से मिलकर बना है। उसके बाद आई ए और ए से मिलकर बना है। जो ओ है हमारा ए और ऊ से मिलकर बना होता है, और जो औ है हमारा ये ए और ओ से मिलकर बना है। ठीक, तो संयुक्त स्वर से क्वेश्चन पूछा गया है, 4 होते हैं, ये आपको याद रखना। इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए ओ या औ, कुछ भी पूछा जाए अब भविष्य में, आप गलत मत करना। अब देख लेते हैं जो दिया गया था, संयुक्त स्वर ए किन स्वरों के मेल से मिलकर बना है। तो देख लेते हैं, जो ए है हमारा ए और ई से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ए आई ओ या औ, कुछ भी पूछा जाए, कुछ बाहर नहीं जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपका बाहर चला जाए।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। इस वाक्य में दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? जो हमारा दुष्चरित्र है ये किस वर्ग में आएगा बताइए। क्या दुष्चरित संज्ञा है, क्या विशेषण है, या सर्वनाम है, या क्रिया विशेषण है? तो ये याद रखना, जो दुष्चरित्र ये हमारा क्या है? विशेषण है। क्या है दुष्चरित्र? विशेषण है। विशेषण के बारे में जो आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी याद रखना है, बहुत पढ़े होंगे आपने, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहां आपको एडवांस ही मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है विशेषण का लिंग और वचन, कि विशेषण में लिंग और वचन का निर्धारण किससे किया जाता है? तो बताना, विशेषण में लिंग और वचन का निर्धारण विशेष्य के माध्यम से किया जाता है। क्लियर है? याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा हमारा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्लियर? और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में जो शब्द आते हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है दुष्चरित्र, या होता भला, भला व्यक्ति, भले के स्थान पे बुरा भी हो सकता है, बुरा, तो ये सब क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, जो दिया गया था दुष्चरित्र क्या है व्याकरण की दृष्टि से? ये हमारा एक विशेषण शब्द है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या कहलाती है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या कहलाती है? बताओ। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या कहलाती है? हमारी अनुकंपा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में दो मात्रिक स्वर है। कौन से स्वर है हमारे जो दो मात्रिक के अंतर्गत आते हैं? बताइए। जो दो मात्रिक स्वर होते हैं इसे ही हम और क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं हम अपना दीर्घ स्वर। दो मात्रिक स्वर को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे दीर्घ? जैसे आ, उसके बाद नेक्स्ट बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ए, ओ, और उसके बाद ओ। क्लियर? तो दीर्घ स्वर हो गए हमारे, इसे क्या कहते हैं? दो मात्रिक स्वर कहते हैं। संख्या कितनी है इनकी? 7 है। और यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में दो मात्रिक स्वर कौन से होंगे? चेक कर लेते हैं जो हमारे दो मात्रिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि ए और आ हमारे दोनों आ जाएंगे दीर्घ स्वर के अंतर्गत। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता हमारा एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, क्योंकि ये दो मात्रिक स्वर है, अगर पूछा जाता एक मात्रिक स्वर तो इसके बारे में भी याद रखना। एक मात्रिक स्वर को क्या कहते हैं? हम अपना ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक? इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। ए आता है, छोटी ई, छोटा ऊ, और लास्ट री हमारा। क्लियर है? तो एक मात्रिका है तो 4 होते हैं, और दो मात्रिका दीर्घ है तो हमारे कितने होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बताइए, संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है? समाचार पत्रों के नाम में कौन सी संज्ञा होगी? बताओ। जो हमारे समाचार पत्रों के नाम होते हैं इसमें हमारी कौन सी संज्ञा होने वाली है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। संज्ञा के बारे में जो आपको याद रखना है, दुनिया में जितने भी नाम होते हैं सब हमारे संज्ञा होते हैं, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा के बारे में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं? संज्ञा के विकारक तत्व,
तो आपको याद रखना संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं हमारे 3। कौन कौन से? एक होता है हमारा लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। लिंग वचन कारक ये संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं, पहले तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा के बारे में कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद से है तो बताना उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, समूहवाचक और लास्ट में भाववाचक, जिसे क्या बोल देते हैं हम? अदृश्य संज्ञा भी से ही बोल देते हैं। क्लियर है? तो देखो संज्ञा से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया है समाचार पत्रों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है। देखो समाचार पत्र का कोई भी जब हम नाम ले लेंगे, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, तो ये हमने समाचार पत्रों के नाम लिए। जब समाचार पत्रों के नाम आ जाएंगे तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी जानकारी आपको संज्ञा के बारे में थी, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, अमरकांत को किसके साथ हिंदी के क्षेत्र में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको सभी को पता है कि हमारा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य में हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बारे में जो आपको याद रखना है कि पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। उसके बाद नेक्स्ट सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो बताना 1965 में। 2 अलग अलग सन है। अगर स्थापना आएगी तो 61, पहली बार कब दिया गया था तो बताना पहली बार ये दिया गया था 1965 में। ठीक है, किस व्यक्ति को दिया गया था, तो व्यक्ति का नाम याद रखना। 1965 में ये दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। जी शंकर कुरुप हमारे मलयालम भाषा से संबंधित है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया था, तो मलयालम भाषा में। किस व्यक्ति को दिया गया था, जी शंकर कुरुप को। जी शंकर कुरुप की मलयालम भाषा में जो रचना थी उसका नाम याद रखना। नाम आता है ओड कुझाल। मलयालम भाषा का शब्द है ओड कुझाल। सर्वप्रथम जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अन्य जानकारी, क्वेश्चन पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिए जाते हैं। सही है, इतनी जानकारी है। इससे अलग जो आपको याद रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक हिंदी के क्षेत्र में कितने व्यक्ति को दिया जा चुका है, तो हिंदी के क्षेत्र में अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। सर्वप्रथम हिंदी के क्षेत्र में किस व्यक्ति को दिया गया था, तो सभी को पता है सुमित्रा नंदन पंत जी को सर्वप्रथम यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो बताना 1968 में दिया गया था। किसके लिए? चिदम्बरा रचना के लिए। क्लियर है, ये जानकारी याद रखना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा दिया गया था कि अमरकांत को किसके साथ हिंदी के क्षेत्र में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो बताना अमरकांत के साथ श्रीलाल शुक्ल को पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछा जाए कब दिया गया था इन दोनों को संयुक्त रूप से, तो 2009 में इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसी तरह से हम अपना करते चलेंगे। इतनी जानकारी आपको याद रखनी। और भी जानकारी है, अगले क्वेश्चन आएंगे वहां पर अपना कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। बताइए कौन सा रूप है हमारा जो हमारा शुद्ध रूप होने वाला है इन 4 ऑप्शन में। प्रधान अध्यापक लड़के चुन गए, तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। कृपया आप ही यह बात बताने की
अनुग्रह गलत लिखा है, मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा गलत लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में लिखा होगा सही लिखा, क्योंकि हमें पता ऊपर के तीनों तो गलत हो गए। देख लेते हैं, वकील ने कागजातों की जांच की, शुद्ध लिखा है, कोई गलत नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा वाक्य शुद्ध के आधार पर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमारा अलंकार से। बताइए, जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है क्या दिया गया है? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। इस पंक्ति में कौन सा हमारा अलंकार होने वाला है? नया अलंकार है। और अलंकार के बारे में मैं आपसे बता चुका हूं कि अगर अलंकार हमारा याद गया पढ़ा हुआ हो जाता है तो सही है, वरना हम अपना दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं कि यदि हमें अलंकारों की परिभाषा का पता है तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक, अलंकार के बारे में याद रखना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजावट करना, सजावट करना अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार के संस्थापक पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए अलंकार के संस्थापक कौन थे तो याद रखना हमारे आचार्य वामन को अलंकार का संस्थापक बोला जाता है। नेक्स्ट, अलंकार की शुद्ध परिभाषा सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दी थी या किस व्यक्ति ने प्रस्तुत की थी तो उसका नाम याद रखना, आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी ने परिभाषा दी है, जबकि संस्थापक कौन है? आचार्य वामन है। दो अलग अलग व्यक्ति है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, अलंकार के सबसे बड़े कवि या अलंकार वादी कवि। अलंकार के सबसे बड़ी कवि या अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं तो बताना। केशव दास को कहते हैं। किसे कहते हैं? केशव दास को बोला जाता है अलंकार का सबसे बड़ा कवि या अलंकारवादी कवि। सही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अलंकार का सम्राट तो भी हमारे केशव दास होते हैं। अलंकार का सुल्तान तो भी हमारे केशव दास होते हैं। सही है, इतनी जानकारी याद रखना। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। देखो, उत्प्रेक्ष अलंकार जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसकी कुछ पहचान होती है। जैसे उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या आता है? शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें मानो, मनेहू, जानो, जनहू जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे वाक्य में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है तो उत्प्रेक्ष अलंकार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, इसकी क्या परिभाषा होती है? इसके पहचानने के लिए इसमें कुछ वाचक चिन्ह आते हैं, जैसे सा, सी, से और सरिस। ठीक है ना, इसमें ये होने वाला हमारा उपमा। उसके बाद रूपक अलंकार में तो आरोप लगाया जाता है। रूपक अलंकार में क्या होता है? आरोप लगाया जाता है कि इसमें उपमे को उपमान मान लिया जाता है तो आरोप लगाया जाता है, ना कहीं उसमें आरोप लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो दिया गया था हमारा मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपको याद रखना, दृष्टांत अलंकार हमारा आंसर हो जाएगा। अलंकार से क्वेश्चन है, इसके बारे में इतनी जानकारी आपके पास याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भेद हो तो कौन सा अलंकार होता है? अलंकार की परिभाषा पूछी गई है और मैंने आपसे बताया है, क्लास में भी बताता हूं कि जब कभी आप अलंकार पढ़ो, अगर आप अलंकार की परिभाषा याद नहीं करते तो इसकी ये गारंटी आप अलंकार नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ परिभाषा पूछी है, अगर आपको चारों ऑप्शनों की परिभाषा पता है आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे जो दिया गया हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसमें उपमेय और उपमान की संभावना दर्शाई जाती है। उपमेय उपमान की संभावना किसमें आती है? उत्प्रेक्ष अलंकार में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्प्रेक्ष अलंकार के सबसे बड़े कवि तो बताना मलिक मोहम्मद जायसी उत्प्रेक्ष अलंकार के सबसे बड़े कवि हैं। संदेह अलंकार के ऊपर में कहीं बात नहीं की गई थी क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट पूछा बिंब प्रतिबिंब बताना है, संदेह नहीं बताना है, क्योंकि संदेह अलंकार में तो संदेह होता है। उसके बाद नेक्स्ट दृष्टांत अलंकार, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिंब प्रतिबिंब जब कभी भी आ जाए तो दृष्टांत अलंकार होता है। क्योंकि रूपक अलंकार में क्या होता है कि रूपक अलंकार में होता है उपमेय और उपमान में
आरोप लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो कितना अंतर है। तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपको याद रखना है, इसके बाहर नहीं बनते। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपमेय उपमान में आरोप लगाया जाता है तो बताना रूपक अलंकार। उपमेय उपमान में संभावना दर्शाई जाती है, बताना उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय उपमान में बिंब और प्रतिबिंब पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हमारा हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया हमारा, आवर्तीवाचक विशेषण किस विशेषण का अंग है? बताइए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक? बताओ किसके अंतर्गत आएगा हमारा आवर्तीवाचक विशेषण? जो पहला दिया गया हमारा गुणवाचक, तो गुणवाचक में तो गुण होते हैं जैसे अच्छा बुरा भला। ठीक है, परिमाण जो होते हैं हमारे, इसके दो भेद होते हैं परिमाणवाचक के। कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है? तो इसका भेद नहीं होगा। संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं इसके हमारे कितने भेद होते हैं तो बताना। जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें निश्चित संख्यावाचक होता है, उसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका गणनावाचक, जो हम जनगणना करते हैं 1 2 3 4। दूसरा होता है क्रमवाचक, जो क्रम लगाते हैं पहला दूसरा तीसरा। उसके बाद होता है हमारा आवर्तीवाचक, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। आवर्ती मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्तीवाचक किसके अंतर्गत आता है, तो संख्यावाचक विशेषण। इससे अलग क्या होता है, एक होता है समूहवाचक। क्लियर? और जो लास्ट होता है हमारा प्रत्येकवाचक। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आवर्तीवाचक है किस विशेषण के अंतर्गत आता है, तो आवर्तीवाचक हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक, याद रखना। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए सार्वनामिक विशेषण तो बताना इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से तो बताना, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक। मौलिक जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, यौगिक जो किसी के योग से बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन का याद रखना जो पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया हमारा कारक से, और क्या दिया गया है हमारा, भारतीय टीम कल मैच जीत जाएगी में कौन सा कारक होगा? बताइए, जो हमारी भारतीय टीम है कल मैच जीत जाएगी में कौन सा कारक होगा? अगर आपको कारक के बारे में सब पता है तो बहुत आसान है, अगर नहीं पता तो फिर अपना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। कारक के बारे में जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। क्लियर है? कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं, कारक का दूसरा नाम क्या है, तो कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक को परसर्ग भी बोला जाता है। कितने भेद होते हैं तो बताना, 8 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय टीम कल मैच जीत जाएगी में कौन सा कारक होगा? जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है संप्रदान कारक। इसमें क्या होता है, इसमें तो कोई चीज ऐसी होती है जो सदा के लिए दे दी जाती है, कोई चीज सदा के लिए दे दी गई हो, वहां पे कौन सा होता है हमारा संप्रदान कारक होता है। अपादान में क्या होता है, अपादान में होता है बिछड़ जाना। ठीक है, या प्रेम, घृणा, लज्जा, दूरी, डर, ये हमारा क्या होता है अपादान, अलग अलग हो जाना। करण कारक में क्या होता है, इसमें एक साधन का बोध होता है, अन्य जानकारी, समय पूछने का बोध भी इसी में होता है, और कोई चीज जो जुड़ी हुई होती है इसी के साथ आ जाती है। अब बचा क्या हमारा अधिकरण। जब हमारा आने वाले समय पर अधिकार हो जाता है तो वहां हमारा अधिकरण कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और वही दिया गया है भारतीय टीम कल मैच जीत जाएगी, अर्थात अगले वाले आने वाले समय पर अधिकार है, वही हमारा दिया गया है अधिकरण कारक। क्लियर है? जानकारी याद रखना कारक के बारे में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम में कारक के पूछे जाए तो बताना 7 भेद होते हैं, जबकि कारक के 8 होते हैं। सर्वनाम में कितने होते हैं, तो सर्वनाम में हमारे 7 भेद होते हैं। सही है? एक व्यक्ति आते हैं, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपने नाम सुना होगा,
किशोरीदास वाजपेयी। इनके आधार पर अगर पूछा जाए कितने कारक होते हैं, तो किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के 6 भेद माने गए। कौन कौन से नहीं मानते हैं तो बताना। एक तो जो कर्ता कारक होता है इनके द्वारा नहीं माना जाता है, और एक आपका संबोधन नहीं माना जाता है। क्लियर है? याद रखना कि किशोरीदास वाजपेयी कर्ता को और संबोधन को कारक के अंतर्गत नहीं रखते, जबकि ये किसके अंतर्गत कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण को ही कारक मानते हैं किशोरीदास वाजपेयी जी। ठीक, इसका आंसर याद रखना जो हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति का चयन कीजिए या पंक्ति को चुनिए। बताइए, चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है, किस पंक्ति में हमारा सही दिया गया है, बताओ। निशाकर, सुधाकर नहीं होता है। अगला क्या दिया गया है, निशाकर सही है, सुधाकर भी सही है। इद्दू नहीं होता, निशाकर सही है, सुधाकर भी सही है, इंदु भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्या हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां निष्कर गलत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के पर्यायवाची याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन है सब हमारे एग्जाम में आए हुए हैं पहले, तभी ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। अब देखते हैं जो दिया गया है, क्या दिया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं, किस भाषा को कहते हैं, जिस भाषा के द्वारा, आगे वो क्वेश्चन मार्क है, बताना है। बताइए, हम राजभाषा किस भाषा को कहते हैं, राजभाषा किस भाषा को बोला जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाए, यही बात बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, उस भाषा को क्या कहते हैं, हम अपना राजकीय भाषा कहते हैं। क्लियर है? तो राजकीय भाषा की परिभाषा दी गई है, परिभाषा पूछ ली। अभी पीछे जब कर रहे थे क्वेश्चन, अलंकार की परिभाषा पूछी है। मैंने आपसे बताया कि हिंदी में परिभाषाएं याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है। देखो, स्वरों की मात्राओं को, क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो जाएगा, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। स्वरों की मात्राओं को तथा अनुस्वार एवं विसर्ग, स्वरों की मात्रा और अनुस्वार और जो हमारे विसर्ग होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपना आयोग भा। ठीक है, विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, स्वरों की मात्रा तो है, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग भी है। अनुस्वार और उसके बाद विसर्ग, दोनों, अनुस्वार और उसके बाद हमारा विसर्ग, दोनों को याद रखना है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दोनों को आयोगभा बोले जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोलते हैं, आयोगभा बोलते हैं। और जो आयोगभा होते हैं, इनका जन्म हमारा संस्कृत में हुआ। तो ये आयोगभा जो है हमारे अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारे संस्कृत भाषा के हैं। सही है। परिभाषा क्या होती है अनुस्वार और विसर्ग की, जो हमारे आयोगभा होते हैं, इनकी परिभाषा होती है, जो ध्वनि ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन। ऐसी ध्वनि जो न स्वर हो न व्यंजन हो, क्या कहलाती है, तो बताना आयोगभा कहलाती है। आयोगभा कहाँ जन्मी है, संस्कृत में। होते क्या है, तो बताना एक अनुस्वार और एक विसर्ग। और क्वेश्चन पूछा है स्वरों की मात्रा और अनुस्वार और विसर्ग सहित व्यंजनों के वर्णों को क्या कहते हैं, तो कहना 12 खड़ी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बताओ, क्वेश्चन पूछा गया हमारा, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। इस वाक्य में हमसे भेद पूछा गया है। बताइए कौन सा भेद हमारा होने वाला है। क्या ये मिश्र वाक्य है, या ये हमारा यौगिक है, संयुक्त है, सरल है। बताइए, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। इस वाक्य में हमारा कौन सा वाक्य भेद होने वाला है। तो पहले तो आपको ये याद रखना, क्वेश्चन जो पूछा गया ये हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद पूछा गया है। रचना के आधार पर वाक्य भेद,
रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं ये हमारे 3 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं। तीनों को आपको याद रखना, कौन कौन से होते हैं। पहला होता हमारा सरल वाक्य, दूसरा होता हमारा संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता हमारा मिश्र वाक्य। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। सरल वाक्य में क्या होता है, इसमें हमारा कर्ता होता है और इसके साथ हमारी एक क्रिया आ जाती है। क्रिया कितनी आएगी, एक, इसमें एक क्रिया आती है। संयुक्त में क्या होते हैं, परिभाषा याद रखनी, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। मिश्र में क्या होते हैं, इसमें दो वाक्य होते हैं परंतु दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, देखो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है परिभाषा। इसमें क्या है, दो स्वतंत्र वाक्य और इसमें दो वाक्य तो होंगे लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ये क्या है, इसकी परिभाषा है जो हमें दी गई है। अब इससे अलग जो आपको याद रखना है, देखो कि संयुक्त वाक्य में पहचान के लिए कुछ शब्द आते हैं। जैसे एक शब्द आता है अतः, ये हमारा संयुक्त वाक्य होता है। अतः के बाद आता है पर के बाद आता है किंतु, किंतु के बाद आता है परंतु। और आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यहीं पर परंतु भी आया है जो दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन और शब्द भी आते हैं, जैसे और शब्द आए तो भी हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तथा, ये शब्द आते हैं हमारे संयुक्त वाक्य में आते हैं। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। इसमें क्या क्या शब्द आते हैं, इसमें देखो क्या आएगा, इसमें शब्द आएगा कि, वह, उसे, तो, तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि, नेक्स्ट अन्य सारे जय वाले आ जाएंगे, जब, तब, जितना, उतना। तो सब जय वाले की भी है, उसे, तो, तक, क्योंकि। ठीक है, तो ये पहचान होती है कुछ शब्दों की, आपको ये देख लेने हैं। क्वेश्चन पूछा गया था रचना के आधार पर वाक्य भेद से, और क्वेश्चन क्या था, मैंने उसे बहुत समझाया, अब दिया गया है परंतु वह नहीं समझी। परंतु किसमें आएगा हमारा, संयुक्त वाक्य में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जानकारी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत आसान बन जाते हैं, बस आप परिभाषा अच्छे से याद कर लो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक कहावत से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या दिया गया है, कहावत का सही अर्थ बताइए। क्या कहावत पूछी गई है हमसे, जो क्वेश्चन पूछा गया है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। बात तो बिल्कुल सही है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, जो हमारे पास सीमित साधन होते हैं उनसे बड़े कार्य नहीं होते, सीमित साधनों से बड़े कार्य नहीं होते। ठीक है, अगर आपको पेपर अपना सफल करना है तो अच्छी बुकों का होना हमारे पास बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है समानाधिकरण। जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए। जो समानाधिकरण होते हैं हमारे, उनके बीच में किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ब्राह्म चिन्हों के बारे में पहले तो आपको याद रखना है कि ब्राह्म चिन्ह जो होते हैं हमारे, ब्राह्म चिन्ह, ब्राह्म चिन्हों की कितनी संख्या होती है, तो ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 होती है। ब्राह्म चिन्हों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ठहराव होता है। कैसा ठहराव, तो याद रखना, सांस लेते समय जो हम क्षण भर के लिए रुक जाते हैं वही हमारे ब्राह्म चिन्ह होते हैं। सही है, ब्राह्म चिन्ह हमने किस भाषा से लिए, तो बताना, ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्म चिन्ह कहां से लिए, अंग्रेजी भाषा से। ब्राह्म चिन्हों की जो संख्या है 20 है, किस व्यक्ति के द्वारा है, तो बताना, कामताजी प्रसाद, ये व्यक्ति हैं, इन्होंने ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 बताई थी। इससे अलग ब्राह्म चिन्हों के बारे में जो आपको जानकारी याद रखनी है, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, कि एक ब्राह्म चिन्ह होता है हमारा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, सभी को पता है, इस तरह से हम पूर्ण विराम लगा देते हैं।
ये पूर्ण विराम होता है, इसका प्रयोग हम अंग्रेजी में नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं होता, है ना, पूर्ण विराम का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं करते। इससे अलग एक और याद रखना है आपको, एक होता हमारा योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है हमारा योजक चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग हम अपना संस्कृत में नहीं करते। कि संस्कृत भाषा में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो बताना सर योजक का नहीं होता। इतनी जानकारी हो गई। इससे अलग जब इतनी हो गई तो एक और याद कर लो कि अगर पूछा जाए कौन सा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते, तो बताना टिप्पणी सूचक का। कौन सा होता है? टिप्पणी सूचक। ठीक, आपने कुछ इस तरह से बना हुआ देखा होगा, ये हमारा टिप्पणी सूचक विराम चिन्ह होता है। सही है, तो ये जानकारी विराम चिन्हों के बारे में थी। अब जो क्वेश्चन था कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम। अल्प विराम जो होता है ये हमारा विराम चिन्हों का राजा कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है कि विराम चिन्हों का राजा किसे कहते हैं? अल्प विराम को कहते हैं। ऐसा विराम चिन्ह जो शब्दों के स्थान पर आ जाए तो ये भी हमारा अल्प विराम होता है। ठीक, विराम चिन्हों से इतनी जानकारी, जब आगे क्वेश्चन आएगा तब और इनका चरित्र करेंगे। ठीक है, याद रखना। तो आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब आए हुए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। सही वर्तनी वाला चयन हमें करना है, आविष्कार बताना है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, आविष्कार होता है। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। इसमें भी हमें वर्तनी ही बतानी है। एक पेपर था ये, क्योंकि ये पेपर है अपना जो पिछले प्रीवियस पेपर में आए हुए, वहां से जो वर्तनी आई है वो सब उठाई गई है। ठीक है, एक ही पेपर में 3-4 क्वेश्चन वर्तनी से थे। तो पहला तो यही था आविष्कार, दूसरा था आपका महत्वाकांक्षा। कौन सा शुद्ध रूप है हमारा महत्वाकांक्षा जो लिखा गया है, आपको बताना है। बताओ, सही वर्तनी बतानी है। 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्तनी से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। महत्वाकांक्षा हमारा शुद्ध रूप होता है, डबल तय आता है। उसके बाद नेक्स्ट बताना आपको, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें कौन सा शब्द हमारा ज्योत्सना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कौन सा ज्योत्सना है, शुद्ध रूप में होगा। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।